नमस्कार दोस्तों, मैं जेके सर सर्जन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना सब्जेक्ट चल रहा था सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भी चल रहा था सर बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी के अंदर भी टॉपिक लिया था सर ने, पोषण पदार्थ लिया था, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या कहा जाता है सर? न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है सर। पोषण पदार्थ के अंदर इसके भी मैंने पार्ट्स बताए थे। बहुत सारे प्रकार का भोजन होता है, दो प्रकार का मुख्यतः या प्रमुख भोजन था। नंबर पहला ऊर्जा देने वाला था, नंबर दूसरा ऊर्जा न देने वाला। तो ऊर्जा देने वाले में चल रहा था बच्चों, नंबर फर्स्ट चल रहा था इसमें कार्बोहाइड्रेट। क्या चल रहा था? कार्बोहाइड्रेट चल रहा था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने चर्चा किया था, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण बताया था, ऊर्जा बताई थी। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में होती है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी मैंने बताए थे आपको। नंबर पहला था मोनोसेकेराइड, नंबर दूसरा डाइसेकेराइड, नंबर तीसरा पॉलीसेकेराइड। जरा याद कीजिएगा। अच्छा, सेकेराइड लग रहा है तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई, सेकेराइड पीछे लग रहा है कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि मोनोसेकेराइड। तो सेकेराइड पीछे लग रहा है तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई मैंने क्या बोला था सर? कार्बोहाइड्रेट की इकाई सर ने बोला था सेकेराइड होती है। क्या होती बच्चों? सेकेराइड होती है। इसके अंदर भी मैं बात कर रहा था, लास्ट में बता दिया था मैंने, मोनो बताया था, डाई बताया था, पॉलीसेकेराइड बताया था। तीनों के बारे में अच्छे से चर्चा भी किया था। थोड़ा सा और दो चार शब्द इसके बारे में देखो कि मानव शरीर के अंदर देखो भोजन जाता है, ऊर्जा देने वाला भोजन नंबर 3 बताया था मैंने। नंबर पहला बताया था कार्बोहाइड्रेट, नंबर सेकंड बताया था सर वसा बताया था ऊर्जा देने वाले पोषण में, जिसको कहा जाता है फैट कहा जाता है। नंबर तीसरा ऊर्जा देने वाला भोजन में बताया था सर ने प्रोटीन। कौन सा पोषण पदार्थ? प्रोटीन। अब मैं चर्चा करूंगा कि मानव शरीर के अंदर जब ये तीनों प्रकार का भोजन एक साथ जाता है, बिल्कुल जाता है, जैसे अपन भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में होता है। गेहूं के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च होता है सर। स्टार्च किस में आता है? पॉलीसेकेराइड में आता है। तो देखो, मानव शरीर के अंदर जब तीनों भोजन एक साथ जाता है तो सबसे पहले पाचन मानव शरीर के अंदर किस प्रकार के भोजन का होता है सर? कार्बोहाइड्रेट का होता है। सबसे पहले पाचन किस प्रकार के भोजन का होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्यों सर? इसमें ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। मानव शरीर में सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिक ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा कौन सा भोजन देता है? तो क्या बोलोगे बच्चों? ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में आता है। इसलिए यहाँ बोलूँगा कि ऊर्जा का प्राथमिक भोजन कौन सा कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ऊर्जा देने वाला प्राथमिक भोजन कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। क्यों सर? सबसे जल्दी पाचन होता है। थोड़ा धीरे पाचन किसका होगा? वसा का। तो द्वितीयक स्रोत कौन होगा ऊर्जा देने वाला? वसा होगा। तृतीयक स्रोत कौन होगा? प्रोटीन होगा। यानी कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। तत्काल ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ग्लूकोज करता है। खिलाड़ी थक जाता है, खिलाड़ी को क्या खिलाया जाता है? केला। केला में ज़्यादातर ग्लूकोज होता है तो खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा मिल जाती है या उसको ग्लूकोज पिलाया जाता है। तो याद रखना बच्चों, ये था कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मानव शरीर में सबसे पहले होता है, इसलिए इसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला प्राथमिक भोजन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। सर्वाधिक ऊर्जा तो वैसे वसा से मिलती है, सर्वाधिक ऊर्जा पूछे तो वसा से मिलेगी, लेकिन सबसे जल्दी पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। यानी कि प्राथमिक ऊर्जा देने वाला प्राथमिक भोजन कौन होगा? ऊर्जा देने वाला प्राथमिक भोजन होगा कार्बोहाइड्रेट। और सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से, जैसे कि मैं आज चर्चा करूंगा अभी। चलो देखो, मैंने पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में बताया था, एक चर्चा किया था स्टार्च। किसकी चर्चा किया था बच्चों? स्टार्च। अपनी भाषा में बोलो तो मांडा होता है, मंड होता है। मंड कहाँ से निकलता है सर? चावल को धोते हैं, आलू को काटते हैं और इधर से गेहूं को भी धोते हैं तो वाइट वाइट पानी निकलता है, उसी का नाम क्या है बच्चों? स्टार्च है। स्टार्च है तो ये क्या है? मंड है बच्चों, मंड। देखो, मंड मैंने बोला था, मंड यानी कि एक पौधा होता है साइकस का पौधा। किसका पौधा होता है? साइकस का पौधा होता है। साइकस का पेड़ है सर। साइकस के पौधे पर यहाँ तनों पर क्या कुल्हाड़ी मारी जाती है तो यहाँ कट लगाया जाता है तो यहाँ से दूध निकलता है। तनों पर अपन कट लगाएंगे कुल्हाड़ी से, तो साइकस के पौधे पर कुल्हाड़ी से तनों पर कट लगाते हैं तो दूध निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? तनों से दूध निकलता है। कोई सा भी पौधा वो दूध निकलता है। वो दूध ही क्या कहलाएगा? स्टार्च कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मंड कहलाएगा। अब देखो, स्पेशल पौधा है साइकस का पौधा, इसका दूध निकाला। दूध को अपनी भाषा में बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं? लेटेक्स बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? लेटेक्स। लेकिन ये साइंस बोलेगा, साइंस में इसको क्या कहते हैं? ये कौन सा भोजन है? स्टार्च भोजन है।
स्टार्च का मतलब मंड, यानी कि देखो तनों से भी जो स्टार्च निकला, दूध निकला, लेटेक्स उसका नाम स्टार्च है। इस साइकस के पौधे के तनों से दूध निकाला जाता है, इसके स्टार्च को सांचों में डाला जाता है, तो उस लेटेक्स से, उस दूध से, उस स्टार्च से खाने का साबूदाना बनाया जाता है। खाने का साबूदाना बनाया जाता है स्टार्च से। किसके पौधे के? स्टार्च से। साइकस के पौधे के स्टार्च से खाने का साबूदाना बनाते हैं। अच्छा, वैसे ही देखो पादपों में संग्रहित भोजन का नाम क्या है? स्टार्च होता है। यहाँ लिख लिया ना, पादपों में संग्रहित भोजन स्टार्च ही होता है, यानी कि गेहूं में स्टार्च है, तो पादप ही तो है, क्या है? पादप से मिला है अपने को गेहूं, गेहूं उसके अंदर क्या है? स्टार्च है, तो इसको संग्रहित भोजन बोलूंगा, यानी कि पादपों में संग्रहित भोजन। संग्रहित का मतलब स्टोर, संग्रहित भोजन कौन सा होता है? सर स्टार्च होता है। क्या होता है बच्चों? स्टार्च होता है। इसके अलावा देखो स्टार्च पॉलीसेकेराइड भोजन था, कार्बोहाइड्रेट था। पादपों में संग्रहित भोजन लिख लेना, स्टार्च होता है। आगे देखो मैं चर्चा किया था मैंने, इसमें पॉलीसेकेराइड में नंबर पहला स्टार्च था, दूसरा काइटिन था, कीटों का आवरण था, तीसरा ग्लाइकोजन था बच्चों। क्या था इसमें? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में तीसरा बताया था मैंने ग्लाइकोजन। जरा इसके बारे में सुनो। ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। सर ये क्या है? ये एक प्रकार का मांस है, स्तनधारियों का मांस क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन कहलाता है। सर इसको सुनो, यानी कि ग्लूकोज का पाचन मानव शरीर के अंदर किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लूकोज का पाचन कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। इंसुलिन हार्मोन करता है, तभी तो बोलते हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग होता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन इसका पाचन करेगा, उसकी कमी हो जाए तो कौन करेगा? ये ज़्यादा हो जाएगा शरीर में। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो इसका पाचन कौन करेगा? ज़्यादा हो जाएगा, शरीर में घूमता रहेगा। तो देखो ग्लूकोज की अधिकता से कौन सा रोग? डायबिटीज रोग होगा, मधुमेह होगा। अच्छा, इसका पाचन जो इंसुलिन हार्मोन पचाता है तो किस रूप में पचाता है? ग्लाइकोजन। मैंने बताया था ग्लाइकोजन सर्वाधिक कहाँ स्टोर होता है? यकृत में होता है। यकृत के बाद पेशियों में होता है। कहाँ होता है बच्चों? मांसपेशियों में होता है, पेशियों में होता है, यानी कि मांस ही तो है। क्या है? पेशियाँ, मांस है। लीवर में भी एक प्रकार का मांस होता है। ये क्या है? ऊर्जा देने वाला भोजन है, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन भी किस में पढ़ाया था? पॉलीसेकेराइड में आया था, ग्लाइकोजन। ठीक है सर, ग्लाइकोजन मानव के अंदर सजीवों में होता है। ये स्तनधारियों का एक प्रकार का मांस होता है। कीटों का मांस, जैसे केकड़ा, झींगा कीट हो गया, इसका मांस को क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया था आपको, काइटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? काइटिन बोला जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन का याद रखना। ग्लूकोज का पाचन मानव शरीर में किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सर्वाधिक कहाँ स्टोर होता है सर? यकृत में होता है, और बाकी कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है। अच्छा, सर्वाधिक देखो ये ग्लूकोज का पाचन ग्लाइकोजन के रूप में हुआ है, तो अपन देखो कुछ समय के लिए भूखा रहते हैं, जैसे व्रत उपवास करते हैं, भूखा रहते हैं। तो भूखा रहते हैं, जैसे अभी मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, मान लो खाना नहीं खाया, तो मेरे को ऊर्जा कौन दे रहा है? अभी ऊर्जा दे रहा है, कौन दे रहा है? ये ग्लाइकोजन दे रहा है। यानी कि मैं बोलूँगा ये क्या है? मानव शरीर के अंदर ये भोजन हो गया, इससे ऊर्जा भी मिलती है, स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन ऊर्जा भी देता है, तो इसको बोलते हैं मानव शरीर का संचित ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचित ईंधन कहा जाता है, रिजर्व फ्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? रिजर्व फ्यूल कहा जाता है, रिजर्व फ्यूल कहा जाता है। तो देखो, यानी कि संचित ईंधन मानव शरीर में कौन हो गया सर? ग्लाइकोजन हो गया। यानी कि व्रत या उपवास करते हैं तो सबसे पहले ऊर्जा ग्लाइकोजन ही देता है। ठीक है, तो इस रिजर्व फ्यूल इसको कहा जाता है, रिजर्व फ्यूल इसको कहा जाता है। इधर देखिएगा, ग्लाइकोजन हो गया सर। इसके बाद मैंने चर्चा भी किया था सेलुलोज की। किसकी चर्चा किया था? सेलुलोज की चर्चा में था सर। ये नंबर तीसरा भोजन था पॉलीसेकेराइड में। और सेलुलोज कहाँ से प्राप्त होता है? मैंने ये भी बताया था, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है बच्चों। कहाँ से? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो देखो ये भी भोजन हो गया, भोजन के अंदर पड़ा है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट में पड़ा था सेलुलोज। इसका सेवन कौन करता है सर? इसका सेवन जानवर करते हैं। कौन करते हैं? जानवर एंड जीव जंतु, छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं वो करते हैं सर। इस भोजन का उपयोग कौन करते हैं? जानवर और जीव जंतु करते हैं। तो देखो ये सर्वाधिक पेड़ पौधों से मिलता है। हर पत्ती, हर घास, हर पेड़ पौधा के अंदर कौन सा भोजन होता है सर? सेलुलोज होता है। इसका सेवन मात्र और मात्र कौन करते हैं? जानवर जीव जंतु करते हैं, मानव नहीं करता। करता तो है लेकिन मानव के अंदर इसका पाचन नहीं होता, कतई पाचन नहीं होता।
जाता है, लेकिन ये लुगदी बनकर बाहर निकल जाता है मल के साथ। तो यानी कि मानव के अंदर कतई सेलुलोज का पाचन नहीं होता, याद रखना है। ये जानवरों के अंदर ही होता है। जानवरों में कहाँ होता है? सिक्कम नामक अंग में होता है। मानव के अंदर सिक्कम नामक अंग तो क्या है? अवशेषीय अंग है। उससे तो अपेंडिक्स बीमारी होती है, उसमें कुछ पाचन नहीं होता। यानी कि जानवरों के अंदर जो इसका पाचन होता है वो सिक्कम नामक अंग में होता है सेलुलोज का पाचन। मानव के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता, जानवरों में होता है। तो किस में होता है? सिक्कम नामक अंग में होता है। सिक्कम मानव में भी होता है, ये तो अवशेषीय अंग है। इससे तो मानव को अपेंडिक्स बीमारी हो जाती है। मलमूत्र या रेत का कण जाने पर इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद आदमी का पेट दर्द करता है। तो उस बीमारी का नाम क्या है? अपेंडिक्स बीमारी है सर। क्या बीमारी है? अपेंडिक्स बीमारी होती है इससे। तो याद रखना, मानव के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। कौन में होता है? जानवरों में होता है। जरा इधर देखो, हर लकड़ी, हर पेड़ पौधा, हर घास पत्ती जिसको जानवर खाता है तो उसको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। मैं बात करूंगा हर लकड़ी, हर पौधे में होता है सर सेलुलोज। ये लकड़ी, मेरे पास लकड़ी है, सेलुलोज है इसमें भी। इस सेलुलोज, इसके अंदर सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज का प्योर शुद्ध पाचन, प्योर सेलुलोज कौन लेता है सर? प्योर सेलुलोज लेता है तो एक छोटा सा जीव लेता है, टर्मिक लेता है। टर्मिक को कहा जाता है हिंदी में दीमक कहा जाता है। शुद्ध और प्योर सेलुलोज कौन लेता है सर दुनिया में? दीमक ही लेता है। ये रोटियां वोटियां कुछ नहीं खाता। अभी गाय को देखो, खाना डालो, ग्लूकोज डालो, रोटी डालो, कुछ भी खा लेगी, चारा भी खा लेगी, सेलुलोज भी लेगी, ग्लूकोज भी लेगी, ठीक है। लेकिन ये दीमक होता है वो सेलुलोज ही खाता है सर। क्यों खाता है? खाता है सर, ये जीव जंतु, ये दीमक का इसके अंदर पाचन होता है। तो याद रखना, शुद्ध सेलुलोज और प्योर सेलुलोज का सेवन कौन करता है? दीमक करता है। दीमक लकड़ी में लगता है क्योंकि इसमें भोजन होता है। कौन सा भोजन होता है? सेलुलोज प्रकार का भोजन होता है, ठीक है सर। ये मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट में। किसके अंतर्गत बताया था बच्चों? कार्बोहाइड्रेट में बताया था। जरा इधर देखो, आगे अगला दूसरा पोषण पदार्थ चलेगा और उसका नाम होगा वसा। कौन सा? वसा होगा सर। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। यानी कि सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए प्राथमिक भोजन कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। नंबर दूसरा आज चलेगा वसा। क्या चलेगा बच्चों? वसा चलेगा। वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इसको फैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैट कहा जाता है। फैट कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है लिपिड भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपिड भी कहा जाता है। जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं बात करूंगा सर नंबर दूसरा पोषण पदार्थ चल रहा है ऊर्जा देने वाला वसा, और इसके बारे में चर्चा करता हूं। वसा का निर्माण, वसा का निर्माण सर, वसा के अंदर क्या क्या होता है सर? वसा के अंदर वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल होता है बच्चों, और साथ में ग्लिसरॉल होता है। जो इसके अंदर पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल है सर। यानी कि वसा का निर्माण इन दोनों से होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से होता है सर, ठीक है सर। वसा का मानव शरीर में कौन से उत्तक इसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना है थोड़ा सा कि जो वसा का उपयोग जो मानव शरीर के अंदर जो उत्तक करते हैं वसा का उपयोग, उस उत्तकों का नाम है एडिपोज, एडिपोज टिश्यू। कौन से उत्तक करते हैं? एडिपोज टिश्यू वसा का उपयोग करते हैं मानव शरीर के अंदर। थोड़ा सा याद रखना, कभी कभार पूछ लिया जाए कौन सा? एडिपोज टिश्यू। वसा में तत्व, वसा में तत्व, वसा का निर्माण किन किन तत्वों से होता है सर? देखो, कार्बोहाइड्रेट भी, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नंबर दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? ऑक्सीजन था सर। आज यही ये वही है, वही तत्व यहाँ है कार्बोहाइड्रेट वाले, लेकिन वहाँ निश्चित अनुपात था, 1:2:1। बच्चों आज वसा में इन तत्वों का अनुपात होगा अनिश्चित होगा। क्या होगा डियर? अनिश्चित होगा। वहां तो निश्चित था 1:1, लेकिन आज यहाँ क्या है सर? अनिश्चित अनुपात है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। होंगे तीनों तत्व, चाहे 10% हो, 10 ही हो, ज़्यादा कौन होगा? 80 ये हो जाएगा, ठीक है। तीनों से मिलकर मतलब किसका निर्माण होगा? वसा का निर्माण होगा। तत्वों का अनुपात हो गया अनिश्चित। तत्व कौन कौन सा होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। जरा आगे बढ़ता हूँ मैं। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा, 1 ग्राम वसा से मानव या सजीव को, यानी मानव को ऊर्जा कितनी मिलेगी? 1 ग्राम वसा से ऊर्जा, तो याद रखना कितनी मिलेगी? 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम।
9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से तो ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा ऊर्जा तो वसा से मिलेगी, लेकिन तत्काल पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए उसको प्राथमिक भोजन कहा जाता है। धीरे पाचन इसका होता है, इसलिए इसको द्वितीयक भोजन कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा ऊर्जा पूछे तो ज़्यादा कौन देगा? सर वसा से ही मिलेगी, चाहे धीरे देगा लेट देगा, लेकिन वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। वसा के स्रोत, आगे मैं चर्चा करूंगा। वसा के स्रोत, सोर्सेज, यानी कि वसा के स्रोत, वसा के स्रोत। सर वसा के जो स्रोत होगा, सर्वाधिक वसा की मात्रा वैसे तो किस में होती है? सर घी में होती है, घी। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस में होती है? घी में होती है। घी के बाद दूसरा स्रोत पूछा जाए, घी किससे बनता है? सर मक्खन से बनता है। किससे बनता है? मक्खन से बनता है। यानी कि वसा का पहला स्रोत घी हो गया, दूसरा मक्खन हो गया। अब तो बहुत सारे आ जाएगा, यानी कि मांस आ जाएगा। ऐसा मांस बताओ जिसमें सर्वाधिक वसा या चर्बी होती हो, ऐसा कौन का मांस है? सर पूछे तो बोल देना कि जंगली सूअर के मांस में क्या होता है? सर्वाधिक घी होता है। जंगली सूअर के मांस में क्या होता है? सर्वाधिक घी होता है। वसा का पहला स्रोत घी, फिर आया मक्खन, फिर आया मांस। अब तो बहुत सारे हो जाएगा, यानी कि दूध आ जाएगा। दूध, अंडा के अंदर भी क्या होता है? वसा होता है। बादाम में भी होती वसा होती, आदि स्रोत होते हैं सर। लेकिन सर्वाधिक वसा की मात्रा किसमें? घी में। चलो मुझे बताओ, सर्वाधिक वसा तो होगी घी में, और ऐसा दूध में से ऐसा दूध बताओ जिसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा होती हो। ऐसा कौन का, किसके दूध में सर्वाधिक वसा घुलनशील होती हो? यानी कि सर्वाधिक ऐसा दूध कौन, किस जानवर का है जिसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा होती हो, यानी कि घी की मात्रा सर्वाधिक होती हो? तो मैं बोलूँगा कुतिया का दूध। किसका दूध? कुतिया का दूध। कुतिया के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है। दूध पूछ रहा हूँ मैं, वैसे सर्वाधिक वसा का स्रोत पहला कौन होगा? घी। लेकिन दूध में से दूध पूछे तो किसका दूध? कुतिया का दूध। सर कुतिया का नाम क्या है? सर कुतिया का नाम है रेडियर नामक जानवर के दूध में सर्वाधिक वसा होते हैं। अच्छा देखो, कुतिया तो अपनी भाषा में कुतिया है ये, लेकिन साइंस में इसका नाम क्या है? रेडियर नामक जानवर ही देगा वो आपको ऑप्शन में। तो याद रखना, सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है? तो याद रखना, किसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है? रेडियर नामक जानवर के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। दूध पूछे तो, वैसे सर्वाधिक वसा की मात्रा पूछे तो घी में होगी, लेकिन ऐसा दूध बताओ किसके दूध में होती है? रेडियर नामक जानवर के दूध में सर्वाधिक वसा घुलनशील होती है। कहाँ पाया जाता है सर रेडियर नामक जानवर? ये सऊदी अरब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सऊदी अरब में पाया जाता है। नाम रेडियर नामक जानवर होता है, लेकिन अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं? इसको कुतिया बोला जाता है। ठीक है, वसा के स्रोत हो गए। आगे बढ़ते हैं सर, आगे मैं चर्चा करूंगा। देखो, ये वसा कहीं ना कहीं जाके अपने शरीर में स्टोर भी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? स्टोर भी हो जाती है। तो स्टोर हो जाती है, यानी कि वसा की अधिकता भी हो जाती है, वसा की कमी भी हो जाती है। वसा की अधिकता हो जाएगी तो ज़्यादा घी लेगा आदमी तो मोटा हो जाएगा, और कम लेगा तो क्या हो जाएगा? शरीर कंकालीय हो जाएगा, पतला दुबला हो जाएगा। तो मैं आगे चर्चा करूँगा वसा की अधिकता से रोग। वसा की अधिकता से रोग, डिजीज कौन सा होगा सर? बीमारियां भी होती है, पोषण ही है, यानी कि पोषण की अधिकता या कमी से कुपोषण रोग होता है। पोषण की अधिकता या कमी से कुपोषण रोग होता है, जरा याद रखना है इसको। तो कुपोषण रोग नंबर पहला ये हो गया कुपोषण रोग, उसका नाम है मोटापा। क्या नाम है बच्चों? मोटापा है, मोटापा। सर मोटापा नंबर पहला रोग हुआ है। वसा की अधिकता, यानी ज़्यादा घी लेगा तो आदमी मोटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। सर ये अपनी भाषा में मोटापा है, साइंस क्या बोलेगा इसको मोटापा को? तो मोटापा का याद रखना साइंस में नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग। याद रखना है बच्चों, ये इसी नाम से क्वेश्चन आता है। वसा की अधिकता से नंबर पहला रोग कौन सा हुआ? एथेरोस्क्लेरोसिस। और अपनी भाषा में बोलूँ तो सर मोटापा बोलते हैं। नंबर पहला रोग। नंबर दूसरा कौन होगा सर? रक्तदाब बढ़ जाएगा। क्या होगा? रक्तदाब बढ़ जाएगा, यानी रक्तदाब बढ़ना, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, इसको बोला जाता है बीपी हाई होना। क्या होना? बीपी हाई होना वसा की अधिकता से। नंबर पहला मोटापा, नंबर दूसरा बीपी हाई होना। क्यों होगा सर बीपी हाई? जरा देखिएगा, क्योंकि
धमनी जो आर्टरी जो होती है अपने अंदर जहाँ खून बहता है आर्टरियों में, धमनियों में, क्योंकि धमनियों पर वसा का एक प्रकार होता है कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। किस पर हो जाता है? धमनी के अंदर जहाँ खून बहता है। जमा हो जाएगा तो खून की रुकावट हो जाएगी, है ना, जमा हो जाता है। देखो सर क्यों बीपी कैसे बढ़ेगा, यानी कि क्यों बढ़ा? क्योंकि धमनियों पर वसा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कैसे जमा होता है? यानी कि आदमी घी लेगा, ये अंदर अपनी जहाँ खून बहता है, ये धमनी मान लो, आर्टरी मान लो, क्या मान लो? आर्टरी मान लो बच्चों। अब देखो जैसे घी लिया मोटा हो जाएगा, तो मोटा हुआ तो ये वसा बाहर भी, यानी कि बाहर भी जम जाएगी, अंदर धमनी के अंदर भी जम जाती है, ऐसे जम जाती, दोनों तरफ से आदमी मोटा हो गया तो ये वसा जम गई। पहले ब्लड आपका धमनी के अंदर इतने सारा व्यास, इसका व्यास इतना सारा है, इतना सारे व्यास में ब्लड आराम से बह रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जैसे ब्लड आगे जा रहा है यहाँ देखो इसका व्यास कम हो गया, यानी कि इसका गैप कम हो गया। पहले गैप इतना सारा है, जहाँ गैप कम होगा यानी कि एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो देखो यहाँ से ब्लड जैसे गुजरेगा, हृदय के अंदर ब्लड भी जाएगा, इधर हृदय के अंदर ब्लड जाएगा तो देखो यहाँ से प्रेशर से गुजरेगा, क्योंकि वसा जम गई। अरे आपने घरों के अंदर पाइप देखा होगा पानी छिड़काव करने वाला, तो देखो आगे से अपन अंगूठा लगा लेते पाइप को तो प्रेशर आगे जाता है कि नहीं जाता? जाता है सर, प्रेशर आगे चला जाता है क्योंकि अंगूठा लगाते हैं। यानी कि व्यास कम कर लिया आपने, इस पाइप का पहले इतना सारा व्यास था, इसका व्यास कम कर लिया तो प्रेशर आगे जाएगा। यहीं बोलूँगा मैं, इसका व्यास कम हो गया, वसा जम गई तो यहाँ पर व्यास कम हो गया। पहले इतना सारा व्यास था, अब यही व्यास रह गया, व्यास कम हुआ तो यहाँ ब्लड प्रेशर से गुजरेगा। जैसे पानी छिड़काव करते हैं तो आगे अंगूठा लगाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है पानी का, वैसे ही यहाँ है, यानी कि प्रेशर से जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? वसा की अधिकता से बीपी हो जाएगा। बीपी भी दो प्रकार से होता है सर, मोटे आदमी में तो बीपी इस कारण हो जाता है, वसा जम जाती है, लेकिन एक होता है नमक के कारण, यानी कि रक्त के अंदर नमक घुलनशील हो जाता है। जरा आगे देखो, ये कोई ना कोई मेरे पास पात्र है, पात्र में क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है, माना कि क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है। अब देखो इसके अंदर नमक मिल जाता है, NaCl, नमक तत्व होता है सर, Na सोडियम होता है, मिल जाएगा तो ये ब्लड गाढ़ा होगा। क्या बोलूँगा बच्चों? ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अरे ऐसे समझो दूध के अंदर पाउडर बॉर्नविटा डालते हैं तो दूध क्या गाढ़ा नहीं होता? क्या होता है सर? जितना अधिक गाढ़ा होगा उसका प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा। जितना जो पदार्थ जितना अधिक गाढ़ा होता है उसका प्रेशर, यानी कि जिसका घनत्व अधिक होगा उसका दाब भी अधिक होगा, बोला जाता है, ठीक है, यानी दाब भी अधिक होगा। तो देखो ये ब्लड नमक मिलने के कारण ब्लड और गाढ़ा हो गया, ये ब्लड कहीं भी बहेगा, किसी भी धमनी में बहेगा तो ये अपने आप प्रेशर से बहेगा, क्योंकि गाढ़ा है प्रेशर से बहेगा, इसका घनत्व बढ़ गया। तो पतले आदमी के अंदर तो नमक की अधिकता से क्या होता है? बीपी होता है। मोटे आदमी में किसकी अधिकता से? वसा की अधिकता से बीपी होता है। याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि घनत्व बढ़ जाता है ब्लड का, इसलिए उसका क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है पतले आदमी में, और मोटे आदमी में वसा की अधिकता से। अब देखो बच्चों, रोज वो आदमी घी ले रहा है, यानी कि ये धमनी है, और धमनी पूरी देखो मोटा होता ही जा रहा है, रोज घी ले रहा है तो मोटा हो गया तो एक समय ऐसा जाएगा पूरी धमनी ब्लॉक हो जाएगी, आगे हृदय में रक्त नहीं जाएगा, हृदय में रक्त नहीं जाएगा तो यहाँ ही रक्त रुक गया, क्योंकि वसा जम गई, वसा ने ब्लड रोक लिया, तो उस आदमी को क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक, जिसको बोलते हैं साइलेंट अटैक। क्या बोला जाता है? साइलेंट अटैक बोला जाता है। यानी कि तीसरा रोग कौन सा होगा वसा की अधिकता से? वो तो याद रखना है, हृदयघात रोग। शुद्ध हिंदी में क्या बोलूँगा? हृदयघात रोग बोलते हैं सर इसको, हृदयघात रोग जिसको बोला जाता है, या करके हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक या साइलेंट अटैक भी बोल देते हैं इसको। तो याद रखना वसा की अधिकता से कितने रोग होते हैं सर? 3 होते हैं। नंबर पहला मोटापा, इसका साइंस में नाम क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, दूसरा रक्तदाब, बीपी बढ़ना, किस वजह से? इस वजह से मोटे आदमी में वसा की वजह से, और पतले आदमी में नमक की वजह से, क्योंकि नमक मिल जाता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है घनत्व के कारण, आगे देखेगा। और तीसरा रोग कौन सा होता है? हृदयघात रोग होता है, और जिसको बोला जाता है हार्ट अटैक बोला जाता है। वसा की अधिकता से रोग हो गया। सर वसा की कमी हो जाए तो, मानव शरीर में वसा की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? सर कोई से रोग नहीं होगा, उसको बोला जाता है शरीर कंकाल हो जाएगा, कंकाली हो जाएगा, यानी कि पतला दुबला हो जाएगा। क्या बोलूँगा उसको? शरीर पतला दुबला हो जाएगा, शरीर कंकाली हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख लो, यानी कि वसा की कमी से
वसा की कमी से मानव शरीर कंकालीय हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कंकालीय हो जाता है। याद रखना है, कैसा हो जाएगा? कंकालीय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यानी कि वसा की कमी से अधिकता से रोग। अब देखो मानव, मैंने बोला था कि वसा को मानव शरीर का संचित भोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? संचित भोजन कहा जाता है। तो याद रखना है बच्चों, वसा को मानव शरीर का क्या कहा जाता है? संचित भोजन कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं सर रिजर्व फूड। क्या बोला जाता है इसको? रिजर्व फूड कहा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं वसा मानव शरीर में जाके स्टोर हो जाती है, जम जाती है। अरे भाई ऐसे सुनो, आदमी अगर 2-3 दिन तक खाना नहीं खाए तो उसको अच्छा जीवित तो रहता है, उसको ऊर्जा कौन देता है उस समय? वो ऊर्जा कहाँ से लेता है? वसा से लेता है। वसा से लेता है। अच्छा 1-2 घंटे खाना नहीं खाए, 5-6 घंटे खाना नहीं खाए, कुछ समय खाना नहीं खाए, तो उसको ऊर्जा कौन देता है? सर ने बताया था ग्लाइकोजन। कौन देता है बच्चों? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को कहा था संचित फ्यूल, संचित ईंधन। क्या कहा था बच्चों? संचित ईंधन। और संचित भोजन कौन है? वसा है। ये लंबे समय तक ऊर्जा देता है, ये कुछ समय के लिए ये ऊर्जा देता है। तो याद रखना ग्लाइकोजन संचित ईंधन होता है और संचित भोजन कौन होता है? वसा होता है। जरा आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है, वसा मानव शरीर में जाके स्टोर हो जाती है, जम जाती है और इससे ऊर्जा मिलती रहती है कुछ दिनों तक। यानी कि कोई एक आदमी है मेरे पास, 120 केजी का आदमी है। अब देखो 120 केजी का हुआ तो उसमें सर्वाधिक क्या स्टोर होगी? अंदर वसा स्टोर हो गई होगी। वसा जम गई, वसा जमने से वो मोटा हो गया उसका वजन भी हो गया। वजन कितना बढ़ गया? 120 केजी हो गया। इस 120 केजी के आदमी को आप 20 दिन तक कुछ मत दो, कुछ मत खिलाओ, खाना मत खिलाओ, फिर भी ये जीवित रहेगा। क्यों रहेगा सर? क्योंकि ये ऊर्जा कहाँ से लेता रहता है? वसा से लेता रहता है। क्योंकि वसा अंदर जाके संचित भोजन के रूप में स्टोर हो जाती है, संचित भोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। यानी कि ये वसा से ऊर्जा लेता रहता है। यानी कि लेडीज से देखो करवा चौथ करती, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाती, फिर भी कार्य करती रहती है, दिन भर घर का काम करती रहती है। कोई मजदूर भी होता है, मजदूर भी करवा चौथ करती है लेडीज, वो भी कुछ नहीं खाती, तो वो ऊर्जा कहाँ से लेती है? अरे कुछ समय तो ग्लाइकोजन देता है, ग्लाइकोजन खत्म हो जाए तो कौन देगा? वसा देगा। इसलिए क्या बोला? वसा को संचित भोजन और ग्लाइकोजन को संचित ईंधन। यानी कि ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट में आता है। किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तो बोला जाता है संचित ईंधन, वसा को बोला जाता है संचित भोजन। आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है, ऐसा ही देखो मानव व्रत या उपवास करता है तो ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करता है? वसा से करता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ऊंट भी बहुत दिनों तक भोजन नहीं करता, पानी का सेवन भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, भूखा ही रहता है, फिर भी जुगाली करता रहता है और जुगाली करता रहता है, रेगिस्तान में चलता रहता है। बच्चों याद रखना है, क्योंकि ऊंट के अंदर एक थैली होती है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, आज नहीं बोलूँगा थैली, बचपन में पढ़ाया होगा किसी मैडम ने या मास्टर ने कि ऊंट के अंदर क्या होती है बच्चों? थैली होती है। थैली में ऊंट पानी भर लेता है और वो उसको प्यास लगती है, रेगिस्तान में पी लेता है। ऐसा नहीं है, याद रखना है, आज से ध्यान देना। ये मान लो क्या है? ऊंट। ये ऊंट तो नहीं है, आगे देखो थोड़ा अच्छे से बनाओ। सर ये ले लो, ऊंट ले लो। अब ये ऊंट है, ऊंट के अंदर क्या होता है बच्चों? ये कुबड़ होता है। क्या होता है? जो आपने बचपन में पढ़ी होगी थैली, इसको ये कुबड़ है। कुबड़ में क्या होती है बच्चों? कुबड़ में क्या भरी हुई है? वसा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? वसा स्टोर हो जाती है। जब ये ऊंट भोजन करता है बच्चों, ऊंट भोजन लेता है तो भोजन के साथ वसा जाती है, तो वो कहाँ जम जाती है? कुबड़ में जम जाती है। कहाँ जम जाती है? कुबड़ में जम जाती है। यानी कि कुबड़ जब खाना लेता है, खाना का पाचन होता है तो कुबड़ बड़ा हो जाता है उस समय, वो जब भोजन लेता है वो। लेकिन रेगिस्तान में जब जाता है 8-10 दिन तक पानी वानी भोजन कुछ का सेवन नहीं करता, भोजन का सेवन नहीं करता, तो ये कुबड़ धीरे धीरे छोटा भी हो जाता है, क्योंकि इसका वसा का उपयोग ये ऊंट कर लेता है एनर्जी में। भाई चलेगा तो सही, काम भी करेगा, जीवित रहेगा, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती रहेगी? कुबड़ में स्थित वसा से ये ऊंट ऊर्जा लेता रहता है। ये ऊंट फिर उस समय थोड़ा छोटा भी हो जाता है, फिर भोजन करता है तो कुबड़ वापस पड़ा। यानी कि ऊंट बहुत दिनों तक भोजन और पानी का सेवन नहीं करता। ये ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करता है? वसा से करता है। यानी कि यहाँ 2 पॉइंट बन गए।
मानव व्रत या उपवास के समय ऊर्जा ग्रहण, लिख लेना, मानव व्रत या उपवास के समय ऊर्जा ग्रहण, ऊर्जा ग्रहण, ऊर्जा ग्रहण वसा से करता है। किससे करता है बच्चों? वसा से करता है। परंतु ऊंट भी देखो, ऊंट बहुत दिनों तक भोजन का सेवन नहीं करता। ये भी कहाँ से ऊर्जा ग्रहण करता है सर? ये भी वसा से ऊर्जा ग्रहण करता है। कहाँ से? वसा से ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा लेता है। जब तक कुबड़ में वसा है तब तक ले लेगा, यानी कि वसा को एक स्टोर भोजन कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है सर। व्रत उपवास के समय मानव ऊर्जा ग्रहण वसा से करता है और ऊंट भी एनर्जी कहाँ से लेता है? वसा से लेता है। इतना हो गया, यानी कि वसा की अधिकता से रोग हो गया, वसा की कमी से भी रोग हो गया। आगे बढ़ते सर, वसा के प्रकार भी कुछ होते हैं क्या? जी होते हैं। देखो, वसा के मुख्य प्रकार दो ही होते हैं, अपने दो ही आता है लगभग सिलेबस में, यानी कि नंबर पहला वसा संतृप्त वसा, नंबर दूसरी वसा असंतृप्त वसा, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट। यानी कि यहाँ लिखूंगा मैं वसा के प्रकार। क्या लिखूंगा बच्चों? वसा के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैट। वसा के प्रकार कितने मुख्यतया? दो का अध्ययन करेंगे। नंबर पहली वसा, नंबर फर्स्ट वसा का नाम होगा संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। इसको इंग्लिश में बोलते सेचुरेटेड फैट। नंबर दूसरा होगा बच्चों असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, इसको बोला जाता है अनसेचुरेटेड फैट। जरा आगे बढ़ते, वसा के प्रकार के बारे में नंबर पहला अध्ययन करेंगे संतृप्त वसा का और नंबर दूसरा असंतृप्त वसा का। जरा इधर देखिएगा सर, वसा भी दो प्रकार की होती है मुख्यतया। एक वसा तो ऐसी होती है बच्चों कि कमरे के अंदर ले आओ या कमरे के अंदर रखो तो ठोस अवस्था का रूप ले लेती है, जम जाती है, जैसे कि घी जम जाता है छाये में, यानी कि टेम्परेचर कम हो तो वहाँ घी जम जाता है, बाहर ले जाओ धूप में तो वो घी पिघल जाता है। तो यह ऐसे जमना पिघलना, जमना पिघलना, ये तो किस में आएगा? संतृप्त में आ जाएगा। और जो एक ही जैसा बना रहे, जैसे तेल होता है, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली, वनस्पतिक तेल, टोटल किस में आएगा? असंतृप्त वसा में। किस में आएगा? असंतृप्त वसा में। यानी कि जो तरली बना रहे वो तो आता है असंतृप्त में, और जो जम जाता है पिघल जाता है वो किस में आता है? असंतृप्त, संतृप्त में आता है। सॉरी, इधर देखिएगा सर, इसकी परिभाषा क्या है? ये वसा कमरे के ताप पर, कमरे का तापमान कितना माना जाता है वैसे? 27 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था मतलब जम जाती है, ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। कौन सी वसा परिवर्तन हो जाती है? संतृप्त वसा। बाहर ले जाओ तो पिघल जाएगी। इसकी परिभाषा सुनो, ये वसा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में ही बनी रहती है हमेशा। बाहर या अंदर कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में बनी रहती है। जैसे कि इधर सुनो सर, एग्जाम्पल बताओ जरा संतृप्त वसा के। जरा इधर देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसका नाम होगा घी। 27 डिग्री के अंदर ले आओ तो ये जम जाएगा, धूप में ले जाओ तो पिघल जाएगा। यानी कि ऐसा पिघलना जमना किस में आएगा? संतृप्त वसा में। यानी कि सभी जानवरों की वसा किस में आएगी? यानी कि जानवरों से प्राप्त वसा किस में आती है? घी में आ गया। इसमें कौन सा गुण होता है? किस वसा का? संतृप्त वसा का गुण होता है। याद रखना है आपको, किस वसा का गुण होता है? संतृप्त वसा का गुण होता है घी में। जानवरों की वसा एक और भी होती है, मांस हो गया, यानी कि सर्वाधिक घी वाला मांस के अंदर भी वसा होती है, तो उसमें भी कौन सी वसा? संतृप्त वसा ही होती है। अच्छा, नंबर तीसरा आएगा सर, इसका उदाहरण संतृप्त वसा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। उसका नाम है नारियल का तेल।
सुन लेना इधर। वैसे सभी वनस्पतिक तेल किधर आता है? असंतृप्त वसा में आता है। लेकिन नारियल का तेल, उसका अपवाद हो गया, ये किधर आया? ये संतृप्त वसा में आया। ये नारियल का तेल, खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल, ये जमता है पिघल जाता है, जमता है पिघल जाता है। कौन सी वसा का गुण है इसमें? संतृप्त वसा का गुण है, याद रखना है। सर्वाधिक बार क्वेश्चन बना है इसका। घी हो गया, मांस हो गया, नारियल का तेल, इसमें कौन सी वसा का गुण है? सर संतृप्त वसा का गुण है। कारण क्या है सर ऐसा? पिघलना, जमना, पिघलना, जमना, कारण क्या है? जरा इधर सुनो सर। थोड़ा सा कारण इसका ठप होता है सर। इसके अंदर जो कार्बन तत्व होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, देख लो आप। और सिंगल बंध एक प्रकार का कमजोर बंध माना जाता है। एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है बच्चों? एकल बंध होता है, एक प्रकार का कमजोर बंध होता है। सर ये केमिस्ट्री का टॉपिक है थोड़ा सा, है ना। हाइड्रोकार्बन वहाँ टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको। एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन किस श्रेणी का सर? तो याद रखना एल्केन श्रेणी का। 3 श्रेणियां होती है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो किस श्रेणी का है सर? एकल बंध एल्केन श्रेणी का, याद रखना है। पूछ लिया जाए कि संतृप्त वसा में कौन सी श्रेणी काम आती है? संतृप्त वसा में कौन सी श्रेणी? एल्किन श्रेणी आती है। ये एकल बंध होता है तो देखो टूट जाता है, ये कमजोर बंध माना जाता है, इसलिए देखो बाहर ले जाओ तो पिघल जाता है, उसके अंदर होता है ये बंध। अच्छा अंदर ले आओ तो जम जाता है, कमजोर बंध है थोड़ा सा। ठीक है सर, ये 3 उदाहरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इधर देखो सर, असंतृप्त वसा, यह वसा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में बनी रहती है, तरल अवस्था में बनी रहती है। सर जरा इसका एग्जाम्पल हमें बताओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसका होगा तो वनस्पतिक तेल। कौन सा तेल? वनस्पतिक तेल। सर अब हम तो ये भी नहीं जाने कि वनस्पतिक तेल क्या होता है, जरा मैं बता रहा हूँ। दुनिया में सभी पादपों का तेल वनस्पतिक तेल कहलाता है। लेकिन देखो नारियल के तेल में कौन सा? ये वनस्पतिक तेल ये भी है, लेकिन इसमें किस वसा का गुण पाया जाता है? संतृप्त वसा का, याद रखना। ये अपवाद है, उधर का इधर आया है। अच्छा वनस्पतिक तेल में क्या हो गया सर? एग्जाम्पल बताओ क्या हो गया? नंबर पहला हो गया सोयाबीन का तेल। किसका तेल? सोयाबीन का तेल। ये किस में आता है? वनस्पतिक तेल। इसमें कौन सी वसा? तो इसमें भी होती है। कौन सी वसा का गुण होता है? असंतृप्त वसा का गुण होता है। नंबर दूसरा ले लो मूंगफली का, बहुत सारा तेल होता है वनस्पतिक, मूंगफली होता है, मूंगफली का तेल हो गया। नंबर तीसरा सरसों का हो गया, अरंडी का हो गया। ये सारा तेल किधर आएगा? असंतृप्त वसा में आएगा। ठीक है सर। नंबर दूसरा उदाहरण इसका मछली का तेल। ये जीव जंतु में आता है, याद रखना। ये इधर का अपवाद इधर आ गया, है ना। मछली का तेल, मछली के तेल में विटामिन ए होता है जो आंखों की ज्योति बढ़ाता है। मछली के तेल में विटामिन ए होता है, आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। ये मेडिकल पे भी रखा रहता है कमरे के ताप पर, तब भी ये पतला ही रहता है। ये तो जीव जंतु जानवर ही मान लो एक तरह का, लेकिन इसके तेल में कौन सी वसा का गुण है? असंतृप्त वसा। क्या ये जमता है? क्या नहीं जमता। ये तो जानवर इधर आना चाहिए ना, नहीं सर, ये एक ही अपवाद जानवर ऐसा इधर आया। इसके तेल में कौन सी वसा होती है? असंतृप्त वसा का गुण होता है। वैसे सर ने बोला था सभी जानवरों की वसा किधर आना चाहिए? संतृप्त में। किस जानवर को छोड़कर? मछली के तेल को छोड़कर। ये तरल ही बना रहता है, जो हमेशा तरल बना रहे, जमे नहीं, वो कौन सी वसा का गुण है? उसमें असंतृप्त वसा का गुण है, याद रखना है। सर ये कारण क्या है? ये जमता नहीं है, तरल ही बना रहता है, अंदर ठंड में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, फिर भी ये तरल बना रहता है। इधर देखो कारण इसका, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन कार्बन होता है। क्या होता है बच्चों? कार्बन कार्बन होता है। और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा? डबल बॉन्ड। अरे किसी आदमी को कोई चोर है, उसको 2 जने मिलकर पकड़ोगे तो भाग जाएगा? अगर नहीं भागेगा, मजबूत बंद हो गया एक तरह का। डबल बॉन्ड क्या है? मजबूत बंद। ये टूटता नहीं है, इसलिए इनमें सब में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। एक होता है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध भी होता है, याद रखना। इसका नाम है सर द्विबंध। क्या बोलूँगा इसको? द्विबंध। और इसको क्या बोलूँगा सर? त्रिबंध बोलूँगा। क्या बोलूँगा? त्रिबंध बोलूँगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना। द्विबंध किस श्रेणी में आता है? वो ये सर आता है एल्किन श्रेणी में। किस श्रेणी में? एल्किन श्रेणी में। सर त्रिबंध किस में आता है? सर ये आता है एल्काइन में, याद रखना है। ये श्रेणियाँ केमिस्ट्री की एल्काइन। किस श्रेणी का है ये? ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में आता है, और ये द्विबंध एल्किन में आता है। सिंगल बंध सर ने बता दिया एल्केन में आता है।
सिंगल बंध किस में आता है? एल्केन में। सिंगल बंध कमजोर होता है इसलिए जम जाते हैं, पिघल जाते हैं, लेकिन ये मजबूत बंध होते हैं दोनों। ये एक ही प्रकार का बनाए रखता है पदार्थ को, तरल का तरल ही बनाए रखता है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन सर एक और होता है, देखो आपके मन में क्वेश्चन, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप जो भी है पढ़ लो एक बार, ठीक है। अब देखो एक डालडा होता है सर, डालडा क्या होता है बच्चों? डालडा होता है। जरा मैं यहाँ चर्चा करता हूं सर। ये डालडा होता है, डालडा सर, ये डालडा भी घी की तरह कार्य करता है, बिल्कुल करता है, जम भी जाता है, पिघल भी जाता है। लेकिन डालडा को दूसरा नाम क्या होता है? डालडा को क्या कहते हैं सर? इसका वनस्पतिक नाम भी होता है, वनस्पतिक घी इसको बोला जाता है। वनस्पतिक घी ये कहाँ से बनता है? ये डालडा सर यहाँ से बनता है वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण से। वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पतिक घी का निर्माण होता है। वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पतिक घी का निर्माण होता है। वनस्पतिक तेल में कौन सी वसा? असंतृप्त वसा। इसमें हाइड्रोजन मिला दिया तो क्या बन गया? वनस्पतिक घी। लेकिन स्टार्टिंग में कौन सी वसा का गुण है इस तेल में? असंतृप्त वसा। तो ये किस में आ जाएगा? वनस्पतिक घी में आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा डालडा वनस्पतिक वसा में किस वसा का गुण है? याद रखना है कौन सी बच्चों? असंतृप्त वसा। याद रखना है इसको, है ना, क्योंकि ये तो मानव ने बनाया, कृत्रिम घी हो गया। ये एक प्रकार का क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम घी हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। ये तो मानव ने इसका निर्माण किया है। जो मानव निर्माण करता है वो आर्टिफिशियल कहलाता है। तो याद रखना डालडा वनस्पतिक घी या कृत्रिम घी में कौन सी वसा का गुण होता है? असंतृप्त वसा का गुण होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि बना तो यहाँ से ही। तो याद रखना, यानी कि सभी पादपों का तेल में कौन सी वसा? असंतृप्त वसा। किसको छोड़कर? कोकोनट ऑयल को छोड़कर, नारियल के तेल को छोड़कर। इसमें कौन सी वसा का गुण होता है? इसमें संतृप्त वसा का गुण होता है। सभी जानवरों में कौन सी वसा? सर संतृप्त वसा। किस जानवर जीव जंतु को छोड़कर? मछली के तेल को छोड़कर, है ना। मछली के तेल ये तरल ही रहता है, इसलिए कौन सी वसा का गुण होता है? असंतृप्त वसा का गुण होता है। इधर देखिएगा एक मिनट सर, ये वसा था। नंबर पहला कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, उसके बारे में अच्छे से चर्चा की अपन ने। आज नंबर दूसरा कौन खत्म हो गया? वसा भी खत्म हो गया, ठीक है ना। वसा का एंड यही है। और इसके बाद अपन जब भी मिलेंगे अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे सर? प्रोटीन पढ़ेंगे, वो भी ऊर्जा देने वाला तीसरा स्रोत है। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।